नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं मनोज जैन साहब, पृथ्वी फिनमार्ट के, अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के, बीबी मेहता हैं, ईडी हैं एसीए के, और संदीप बजोरिया हैं, सीईओ हैं सनविन ग्रुप के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत हम कर रहे हैं आज एडिबल ऑयल के साथ, क्योंकि एडिबल ऑयल में खबर ये है खास करके पाम तेल को लेकर कि सितंबर के महीने में, यानी पिछले महीने, पाम तेल का इंपोर्ट 19% घटा है और रिफाइनर्स ने 26% अपनी खरीदारी कम की है। घरेलू बाजार में, डोमेस्टिक मार्केट में इन्वेंट्री काफ़ी ज़्यादा है, रिकॉर्ड स्तर पे है। सितंबर में कुल 15 लाख टन खाद्य तेल का इंपोर्ट हुआ है और जो डोमेस्टिक स्टॉक है वो 37 लाख टन के स्तर पर पहुंच गया है, जबकि पिछले साल इस दौरान ये आंकड़ा 24 लाख टन पे था। तो मतलब लास्ट ईयर के मुकाबले करीब करीब आप ये मानकर चलें कि 13 लाख टन ज़्यादा स्टॉक है। लिहाजा उसको भी देखते हुए सितंबर के महीने में पाम का इंपोर्ट कम हुआ है। और इंपोर्ट के आंकड़ों पर बारीक नज़र रखते हैं बजोरिया जी, एक एक डिटेल जानकारी रखते हैं कि इंपोर्ट कहाँ से आया, कितना आया, क्यों नहीं आया। तो बजोरिया जी, क्या हुआ सर, सितंबर के महीने में क्यों कम हो गया? देखिए, पहले 2 महीने में जुलाई और अगस्त में हमने 18.5 लाख टन इंपोर्ट किया। तो हमारे पास सब टैंक फुल हो गए थे सब पोर्ट्स पे, और अच्छा। माल रखने की जगह नहीं थी। और सितंबर में हमने, हम लोग घर में रख लेते सर, टैंक फुल था तो भिजवा देते हैं। सर वो तो होम मिनिस्टर है, उन लोगों को घर में स्टॉक अप करने के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ये फेस्टिवल सीजन में उनको उतना सस्ता तेल बहुत सालों में नहीं मिला, उतना मिल रहा है। ठीक बात है। एंड वो अच्छी तरह से तेल घी का फेस्टिवल सीजन में यूज कर सकती है। सभी गृहिणी को हमारी इंडस्ट्री की तरफ से ये एक छोटा सा तोहफा है। और अभी देखिए कि ये तो सितंबर में हुआ कि वो 18.5 आ गया इंपोर्ट, 18.5 का जो जुलाई का हर महीने का था। कम होना जरूरी है और अक्टूबर में तो और कम होना जरूरी है। अक्टूबर में हमारे अनुमान से 12 साढ़े 12 के ऊपर नहीं आएगा। अच्छा। बिकॉज हमारे लोकल क्रॉप आ रही है, सोयाबीन की अराइवल शुरू हो गई है। और पिछले साल का हमारे पास 15 लाख टन कैरी फॉरवर्ड सोया सीड पड़ा है। फिर रेपसीड भी हमारे पास बहुत सारा अनक्रश पड़ा हुआ है। अगले साल जब नया सीजन रेपसीड का आएगा फरवरी मार्च से, उसके बावजूद भी हमारा पहले साल के साथ 12-15 लाख टन सीड अनक्रश सीड पड़ा हो सकता है। तो इतना सब हमारा डोमेस्टिक क्रॉप आ रहा है, कॉटन भी आ रहा है, ग्राउंडनट भी आ रहा है। तो उसके साथ हमारा इम्पोर्ट भी यदि बढ़ता रहेगा तो फिर हम डोमेस्टिक क्रॉप मार्केट ही नहीं कर पाएंगे, किसान को कुछ दाम ही नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि इंपोर्ट को भी स्लो डाउन होए, और इसीलिए इंपोर्ट सितंबर में कम हुआ है और अक्टूबर में और कम होगा। वो 16.5 सितंबर में, तो अक्टूबर में 12 साढ़े 12, फिर नवंबर दिसंबर में भी हमारे अनुमान से 11-12 के ऊपर इंपोर्ट नहीं होगा, तभी जाके हमारी बैलेंस शीट मिलेगी। अच्छा। नहीं तो हमारे पास सब चीज का एक्सेस ही एक्सेस रह जाएगा और वो किसानों के लिए भी जस्टिफाइड नहीं रहेगा और सब तरह से हमारी दिक्कतें बढ़ जाएगी। तो ये जो नेचुरल फिनोमेना हुआ है, अच्छा ही हुआ है। एंड आगे मैं देखिए अभी सपोर्ट प्राइस के आसपास ही ऑलरेडी सोयाबीन सीड ऑलरेडी मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में बिकना शुरू हो गया है। एंड उस कारण से आ गया है। अच्छा। तो ये सब में हमें अभी, और रिफाइनिंग इंडस्ट्री की तो आप हालत समझते ही हैं। ये ड्यूटी का डिफरेंस जो गवर्नमेंट ने क्रूड पाम ऑयल 5.5% और रिफाइंड ओलिन जो 13.25%, तो सिर्फ 8% का जो ड्यूटी डिफरेंस है बहुत कम है हम इंडस्ट्री को यहाँ प्रॉफिटेबली चलाने के लिए या ब्रेक इवन करने के लिए। वहाँ इंडोनेशिया की जो पॉलिसी है और मलेशिया की पॉलिसी है जिसमें वो क्रूड की ड्यूटी बहुत हाई और रिफाइंड ड्यूटी कम करके खुद की इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रही है, और वो रिफाइंड ऑयल आके हमारे देश में यहाँ तबाही मचा रहा है। अच्छा, तो मतलब आप कहें कि रिफाइंड ऑयल तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, है ना? नहीं, मेरा कहने का मतलब है इधर वो नहीं आना चाहिए, क्रूड ही आना चाहिए, मेक इन इंडिया होना चाहिए। भारत जो
प्राइम मिनिस्टर का स्लोगन है मेक इन ठीक इंडिया, बात है। उसको हमको ठीक बात सैल्यूट है। करना चाहिए। हाँ। और प्राइम मिनिस्टर का स्लोगन है आत्मनिर्भर भारत, उसको भी हमको सैल्यूट करना चाहिए। हाँ। डोमेस्टिक किसान को भी वाजिब दाम मिलना चाहिए। हाँ। तो इसके लिए वो आप रोको नहीं पूरा रिफाइनरी, तो कम से कम ड्यूटी डिफरेंस जो क्रूड और रिफाइंड का जो अभी है वो और अभी सिर्फ 8.25% है, उसको करीबन 12.5-15% करने की बहुत इमीडिएट जरूरत है। हाँ। नहीं तो डोमेस्टिक क्रश इंडस्ट्री भी लॉस में चल रही है, रिफाइनिंग इंडस्ट्री भी लॉस में चल रही है। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पूछ रहे हैं कि इतना लॉस क्यों हो रहा है। तो यह लॉस क्या करें अभी, हालात है कि $2000 का तेल हो गया $900 प्लस चाहिए, उससे 1.5 इंपोर्ट आ रहा है बिकॉज ड्यूटी एकदम कम चल ठीक रही है। बात, ठीक बात। तो ये सब कारण है, तो हमें समझना पड़ेगा और मंथन करना पड़ेगा हमको। सभी स्टेक होल्डर जो है, कंज्यूमर है, इंडस्ट्री है और किसान है और गवर्नमेंट, चारों स्टेक होल्डर का समन्वय करके आगे बढ़ना पड़ेगा। एक पॉकेट में हम सिर्फ कंज्यूमर नहीं देख सकते, फिर हम दूसरे सेक्टर्स को आने कर रहे हैं। ठीक बात है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई डंपिंग ग्राउंड ना बन जाए और जो हमारी इंडस्ट्री है उसको बड़ा नुकसान ना हो जाए। अल्टीमेटली ये पास ऑन हो जाता है फार्मर के ऊपर, फिर उनको अच्छा प्राइस नहीं मिल पाता है कई बार। ठीक बात है। लेकिन एक सवाल बजोरिया जी मेरा आपसे और होगा कि जिस तरह से अभी आपने बताया कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा है हमारे यहाँ भी एडिबल ऑयल का पाइपलाइन में, तो इस बार का त्यौहार तो बड़ा छन के निकलेगा सर, मतलब दाम बहुत कम रहेंगे। यस सर, मृत्युंजय जी देखिए, हमारे यहाँ अभी पामोलिन तेल है वो बिक रहा है 85 रुपए किलो। जो सोयाबीन तेल है वो बिक रहा है 88 रुपए किलो। कॉटन रिफाइंड ऑयल है वो बिक रहा है 87 रुपए किलो। अभी ये तो दाम ये थोक का प्राइस है सर, ये रिटेल का है, ये होलसेल होलसेल का प्राइस है। अच्छा, अच्छा। रिटेल में आप इसमें पैकिंग कॉस्ट और रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन वो थोड़ा ऐड करेंगे तो थोड़ा उसमें ऐड ऑन होगा, बट फिर भी मतलब आप रिटेल प्राइस भी देख लें, होलसेल भी देख लें, जो पिछले 2-3 सालों में जो कीमतें थी उससे आज हम कितने कम है। मतलब इतना सस्ता तेल, मतलब इन्फ्लेशन इंडेक्स में एडिबल ऑयल का वेटेज -17% है। दूसरी चीजों में, पल्सेस में, आप वेजिटेबल्स में, कुछ स्पाइसेस में आप देख रहे हैं 10, 20, 30, 40% बढ़ा हुआ है, लेकिन एडिबल ऑयल तो -17% है। तो अदर गवर्नमेंट के इन्फ्लेशन को एडिबल ऑयल मैनेज कर रहा है। ठीक बात और है। अगर आप इस तरह से बोल सकते हैं कि देश की जो इंडस्ट्री है और देश का जो ट्रेड है वो ये साल कंज्यूमर को हैप्पी करने के इसमें वो इंस्टेड ऑफ एक इंडस्ट्री प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनी की जगह पे वो एक चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया है। ओके, तो मतलब आप बिल्कुल आप ये कह रहे हैं कि पब्लिक गुड के लिए काम कर रहा है, लॉस लेके पब्लिक गुड के लिए काम कर रहा है। ठीक बात है तो वो सर, एक मतलब ट्रस्टीशिप हो गई। मतलब और एडिबल ऑयल को तो सम्मान मिलना, अवार्ड मिलना चाहिए क्योंकि महंगाई को मैनेज किया है, ये बात ठीक है। महंगाई के मोर्चे पर जब सबने चिंता बढ़ाई मिलना चाहिए और आपको भी और एडिशनल अवार्ड मिलना चाहिए। आप आज तक कंज्यूमर के लिए इतना आपका कंसर्न हर समय रहा है नहीं, और कंज्यूमर को आज इतना बड़ा फायदा हो रहा है, इसमें क्रेडिट आपको भी डेफिनेटली बहुत है। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। हमारे साथ डॉक्टर बीबी मेहता भी जुड़ रहे हैं, ईडी हैं एससीए के। मेहता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप जरा बताइए सर, अभी देखिए हम आप थोड़ा लेट से जुड़े, बजोरिया जी ने बड़ा डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया है इंपोर्ट के आंकड़ों का। आप सर बताइए कि ये जो इंपोर्ट अभी कम हुआ है सितंबर के महीने में, आपको लगता है कि इससे थोड़ी राहत होगी क्योंकि ऑलरेडी काफी इंपोर्ट हो गया था। मतलब अभी बजोरिया जी कह रहे थे कि रखने की जगह नहीं बच रही थी। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, बोल्ड आवाज आ रही है आपकी। ये जो है अक्टूबर वाला आपको क्या मिला? देखिए, जिसने पहले 140 लाख टन आ गया था अगस्त तक का, और सितंबर में थोड़ा स्लो डाउन तो होना ही था क्योंकि स्टॉक भी लगभग 35 लाख का स्टॉक है। और तो नॉर्मली 20 लाख के स्टॉक था, हमने 35 लाख का स्टॉक था, तो इसके लिए थोड़ा स्लो डाउन हुआ है। फिर 15 लाख के करीब ये महीने में आया है। ऑलरेडी 155 लाख आ गया, और जैसे अब बजोरिया जी बोल रहे थे 12 से 15 लाख टन और फिर अक्टूबर में आएगा, तो पूरे साल में 165 से 117 लाख टन आएंगे, जो लास्ट ईयर 140 लाख टन था। तो कम से कम 25 लाख टन का एक्सेस इंपोर्ट ये साल हुआ है, जो डिमांड जितनी था इससे काफी ज्यादा आया है। उसके वजह से डोमेस्टिक क्रशिंग को भी मार पड़ा है, डोमेस्टिक क्रशिंग नहीं हो रहा है। अच्छा, हाँ जी। तो आपके हिसाब से सर ये ठीक हुआ, अभी इंपोर्ट का घटना ठीक हुआ, ये अच्छा हुआ? ये रिकॉर्ड अच्छा तरह से रिकॉर्ड नहीं है, बुरी तरह से रिकॉर्ड है। नहीं, वही तो कह रहा हूँ सर, मतलब घट गया तो अच्छा हुआ ना। इंपोर्ट करने के, और उसमें फायदा क्या मिला? सारे रिफाइनर, सारे इंपोर्टर दे लॉस द मनी, सारे तकलीफ में है सारे इंपोर्टर। और हम तो बार बार गवर्नमेंट को भी बता रहे हैं कि खास करके जो आरबीडी ओलिन का इंपोर्ट एक्सेस हो रहा है, दैट इज हर्टिंग द डोमेस्टिक रिफाइनिंग इंडस्ट्री। आज जो 10 मिलियन आएगा इस साल पाम,
उसे कम से कम 25 लाख टन तो आरबीडी ओलिन आएगा। अच्छा 25% आरबीडी ओलिन एंड लैंडेड कॉस्ट ऑफ आरबीडी ओलिन मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स चीपर देन सीपीओ। तो मैं क्यों सीपीओ लाऊं, मैं रिफाइन लाके पैक क्यों नहीं कर दूं? तो आप तो सर बात करते रहते हैं गवर्नमेंट से, अभी आप ग्लोबल ऑयल में भी आप लोग तो सेलिब्रिटी हैं सर, मतलब ऑयल इंडस्ट्री के, तो आप लोगों ने कुछ दबाव बनाया नहीं बनाया सरकार के ऊपर? देखिए भाई, हमारी रजूआत तो कहते हैं, दबाव करने वाला हम कौन है? हम तो इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव हैं सर। दबाव नहीं, पर डेफिनेटली रिप्रेजेंट जरूर करते रहते हैं। जहां जहां मौका मिलता है तो हम अपनी आवाज उठाते हैं, बताते हैं कि भाई ये जो अभी तकलीफ में हो रही पूरी इंडस्ट्री खराब समय में पास हो रही है, और ऐसा चलता हुआ तो काफी इंडस्ट्री एनपीए हो जाएगी। अच्छा, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं 2040 का एक इम्पोर्टेंट ईयर है, और गवर्नमेंट चाहते हैं कि भाई सारे प्राइस एकदम चेकमेट में रहे। हाँ। पर एक चीज जरूर बोलूं, एडिबल ऑयल की वजह से इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रहा है, और डिफ्लेशन में काम आ ये रहा बात है। तो बिल्कुल ठीक है सर, मतलब एडिबल ऑयल ने तो बड़ी भूमिका निभाई है इन्फ्लेशन को रोकने में, और तेल की महंगाई तो है ही नहीं, आप ये कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है, तेल के दाम नहीं बढ़े हैं। बिल्कुल, बताइए। मैं आता हूं सर आपके पास, हमारे साथ संदीप बजोरिया भी जुड़े हुए हैं। बजोरिया जी, जो आंकड़े हैं उसमें सूरजमुखी तेल का इंपोर्ट भी 15% घटा है, हालांकि पिछले दिनों काफी बढ़ा, और आपने पता नहीं कोविड में कौन सा रास्ता दिखा दिया यूक्रेन और रूस के अल्टरनेट के तौर पे कि इतना इंपोर्ट हो गया कि सूरजमुखी तेल के दाम भी काफी घट गए सर। बजोरिया जी। हेलो जी सर, सुन पा रहे हैं आप? हाँ, यस। मैंने कहा सर, आपने ऐसा कौन सा रास्ता दिखा दिया सूरजमुखी तेल को लेकर, सनफ्लावर को लेकर, इतना ज्यादा इंपोर्ट हो गया? अब हालांकि थोड़ा कम हुआ है, और आप ही ने कोविड में रास्ता दिखाया था कि कहां से इंपोर्ट करना है, जब रास्ते कोविड में नहीं, यूक्रेन रूस के बाद जब वो रास्ता बंद हुआ था। हाँ जी, जहाँ साहब आप सही कह रहे हैं, वो एक्चुअली उस समय हमारे पास बहुत दिक्कत हो गई थी। सडनली यूक्रेन रशिया वॉर शुरू हुआ था, गवर्नमेंट बहुत चिंतित थी, और हमने रशियन कनेक्शन एस्टेब्लिश करके वहां से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, कुछ यूरोप से शुरू कर दिया। आप कनेक्शन काटिए सर, इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो गया। ऑलरेडी वहां वाले बने हुए, ऊपर से पहले वाले कनेक्शन जो अर्जेंटीना और यूक्रेन के थे, वहां से भी तेल आ रहा है। हाँ। तो पहले पुराने वाले और नए वाले दोनों जगह से तेल आ रहा है, तो डबल तेल हो गया। तो ये डिस्कनेक्ट कैसे होगा, ये कनेक्शन कटेगा कैसे? तेल बहुत इसमें देखिए, सनफ्लावर का मार्केट शेयर बढ़ गया है देश में, सनफ्लावर का इंपोर्ट बढ़ा है, तो सोयाबीन का इंपोर्ट कम हुआ है। अच्छा, सोयाबीन का पिछले साल इंपोर्ट 40 लाख हुआ, तो ये साल हमें नहीं लगता 34 लाख के ऊपर गया, तो 6 लाख सोयाबीन का इंपोर्ट कम हुआ है। और सनफ्लावर में जो पिछले साल आप समझिए 20-22 लाख टन था, वो ये साल 31 लाख टन बढ़ेगा, तो सनफ्लावर में 8-9 लाख टन इंपोर्ट बढ़ा है। तो ओवरऑल कंजम्पशन भी बढ़ा है, और सोयाबीन सनफ्लावर का इंपोर्ट बढ़ने से सोयाबीन का कम हुआ है। ये दोनों बात है, इससे एडजस्ट हो गई है। एडजस्ट हो गई है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? नहीं। अच्छा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अच्छा मेहता जी, एक बात आपसे सर, और चूंकि आप दाम तो एडिबल ऑयल के काफ़ी कम हो गए हैं, बहुत कम हुए हैं, तो आपने जब दाम कम करने थे तेल कंपनियों को, तो आपने खूब चिट्ठी लिखी थी कि भाई तेल के दाम कम करो, तो अब एक बार लिख दीजिए कि तेल के दाम बढ़ाओ। मैंने जैसे पहले भी बोला, 2024 में शांत रहे वही अच्छा है। उसके बाद ही बढ़वाएंगे, ऊपर नीचे नहीं करे। गवर्नमेंट भी कंफर्ट लेवल में रहे, कंज्यूमर कंफर्ट है। थोड़े दाम बढ़ना जरूरी है, ताकि रिफाइनिंग इंडस्ट्री चले, और खास करके जो हमारा अगेन एंड अगेन आरबीडी ओलिन पे थोड़ा चेकमेट हो जाए, तो इंडस्ट्री कंफर्ट लेवल पे आ जाएगी। अच्छा, और अगर आरबीडी बैन कर दिया तो महंगाई नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ज्यादा सीपीओ आएगा, एक लोअर ड्यूटी आएगा, और रिफाइनिंग होगा, तो प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर यहाँ की इंडस्ट्री ठीक चलेगी। वो हमारा एक रजूआत बार बार हम कर रहे हैं कि भाई आप आरबीडी ओलिन पे थोड़ा जैसे रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट या तो कोई रेगुलेट करे, ताकि कम से कम आए। तो इसकी संभावना है क्या सर? क्योंकि देखिए, अभी ये अच्छी बात है कि तेलों के दाम काबू में है, और ये तो मजाक वाली बात है कि दाम बढ़ाओ, लेकिन ये बात ठीक है, तेल कंपनियों ने दाम कम किए, और सरकार ने भी जो प्रयास किया उसका इम्पैक्ट हमने ग्राउंड पे देखा कि दाम बहुत कम हुए एडिबल ऑयल के, जिसकी चिंता हमें यूक्रेन रूस के बाद सबसे ज्यादा थी। आज की डेट में तेल की चिंता सबसे कम है, ये अच्छी राहत की बात है महंगाई के मोर्चे पर। आपने कहा कि आरबीडी ओलिन के लिए आप लोगों ने कहा है, आपने कहा है, ये बात ठीक है, लेकिन क्या इसकी संभावना भी आपको दिख रही है? क्योंकि महंगाई के मोर्चे पर सरकार बहुत अलर्ट है, और सरकार कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती है जिससे थोड़ी भी महंगाई को हवा मिले। रुचि साहब, हमारा एक प्रयत्न तो करना ही रहा है, करते रहेंगे प्रयत्न। गवर्नमेंट कभी तो सुनेगी। गवर्नमेंट भी ऐसी तो दम तो नहीं है, वो भी जानते हैं कि भाई इंडस्ट्री की हालत खराब है। दिल्ली जा रहे हैं क्या सर फिर? उसको पता नहीं है। और अभी जो लास्ट वीक में अभी सेक्रेटरी साहब भी यहाँ आए थे, फूड सेक्रेटरी साहब, तभी हमने उनके पूरा बताया था कि भाई क्या इंडस्ट्री की हालत है। तो लगता है कुछ न कुछ तो
एक्शन आएगा जल्दी, अभी नहीं है तो थोड़ी देर बाद में आएगा, पर आएगा कुछ एक्शन, तो हमारी उम्मीद तो है और अच्छा उम्मीद में तो जी रहे हैं हम। अच्छा, उम्मीद में आप जी रहे हैं। एक सवाल आपसे बजोरिया जी, आपसे और आपसे भी पूछूंगा मैं। बजोरिया जी, अब तो मेरे ख्याल से जो ये ऑयल सीड का जो फ्यूचर बंद हुआ था, मेरे ख्याल से 1 साल होने वाला है सर। हाँ, एक साल से थोड़ा ज्यादा हो गया बल्कि। ज्यादा हो गया ना, तो क्या लगता है आपको, अभी कुछ उम्मीद की जाए या अभी चुनाव तक नहीं? अभी उन्होंने दिसंबर तक तो ऑफिशियली बैन कर रखा है एंड उसके बाद में क्वेश्चन आएगा, लेकिन जनरल इलेक्शंस अगले साल होंगे अप्रैल मई में, तो वो बात गवर्नमेंट के माइंड में वापस बनी रहेगी। हमारे ख्याल से तो देखिए, गवर्नमेंट को अभी जिस वर्ल्ड में इतना तेल है, ड्यूटी भी कम है, इतना हमारे पास फ्लड हो चुका है, किसानों को सपोर्ट प्राइस का ही प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसे में तो फ्यूचर शुरू कर देना चाहिए। अभी फ्यूचर को इसमें और रोक के कोई मतलब नहीं है। एटलीस्ट ऑयल सीड्स का फ्यूचर, 2 तो ऑयल सीड है, एक रेपसीड है और एक सोयाबीन सीड है, और 2 ऑयल थे हमारे क्रूड पाम ऑयल और सोया रिफाइंड ऑयल। इनका गवर्नमेंट को फ्यूचर्स मार्केट शुरू कर देना चाहिए। फ्यूचर मार्केट से कीमत बढ़ती और घटती है, ऐसा फैक्टर जो है वो अपने आप में नहीं होता है, ग्लोबल फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक बात है। आप उसको रेगुलेशन ढंग से करिए, डेली मार्जिन, पोजीशन लिमिट, पार्टी लिमिट, इसको सबको ढंग से रख दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो मेहता जी, आपको भी उम्मीद है या अभी भी आपको ये लगता है कि अभी ये उम्मीद करना ठीक नहीं है फ्यूचर ट्रेड को लेकर? ट्रेडिंग का जैसे बजोरा जी ने बताया, खोलना जरूरी है ताकि फ्यूचर ट्रेडिंग से भाव में ज्यादा फर्क नहीं पड़े। अभी जो किसान को सही दाम मिलना जरूरी है। अभी रबी की सोइंग स्टार्ट हो गई है, और अगर थोड़ी मार्केट ठीक रहेगी तो रबी का एकरेज बढ़ेगा, मस्टर्ड का एकरेज बढ़ेगा। ठीक है। और फ्यूचर ट्रेडिंग से एक आगे का दिशा भी मिलती है कि भाई क्या रेट रहेंगे अगले 2 महीने में, 3 में, जब भी आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। राइट सर। तो एक्सपोर्ट के लिए भी आज मेरे को सोयाबीन लेना है 2 महीने के बाद का एक्सपोर्ट के लिए, तो मैं कैसे आज एक्सपोर्ट में कमिटमेंट करूं? तो इसके लिए जरूरी कि फ्यूचर ट्रेडिंग प्राइस रिकवरी, जो प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म है वो जरूरी है। वर्ल्ड वॉर में है चाहे, तो हम भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी फ्यूचर ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाए। ओके सर। गवर्नमेंट को भी रियलाइज हो जाए, और जो अभी नवंबर तक का है, लेट्स होप के भी आगे एक्सटेंड नहीं किया जाए। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका और बजोरिया जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिटेल में ऑयल मार्केट पर बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि आज के मार्केट में आपको क्या करना है। केडिया जी, पहला सवाल आपसे गोल्ड पर, गोल्ड में क्या करें सर? नमस्कार मिथुन जी, अगर हम बात करें तो पिछले शुक्रवार को ही हमने काफी बड़ी वॉलेटिलिटी देखी, जिसके बाद हमने हमारे यहाँ पे मंगलवार को वॉलेटिलिटी के बाद कंटिन्यू पिछले 2-3 दिन में हमने एक सीमित दायरा बनते हुए देखा, तो ये काफी अच्छे साइन है। डॉलर इंडेक्स भी 107 से 106.25 तक आ चुका है, तो आई थिंक मार्केट कंसोलिडेशन में रहेगा। आज शाम को 6 बजे का नॉन फार्म पेरोल डेटा खराब आता हुआ दिखाई दे रहा है डॉलर के लिए, जिसके बाद मुझे लगता है सोने में एक रिट्रेसमेंट देखने मिल सकता है। 56,500 में लेके चलना चाहिए, 56,300 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 56,900 तक का एक टेम्पररी बाउंस हम गोल्ड में आते हुए देख पाएंगे। ठीक है, चांदी पर आपका व्यू मनोज जी, सिल्वर में क्या करें? चांदी में अभी 6 बजे जो डेटा आएगा उस समय वोलेटिलिटी में अगर ये 66,800 पे मिलती है मृत्युंजय जी, तो निश्चित रूप से इसको बाय करके चलना चाहिए 66,200 के स्टॉप लॉस से। हमारा मानना है कि 68,500 तक के स्तर मंडे या ट्यूसडे तक इसमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये रहा आपकी हो गई चांदी पर। क्रूड पर आपका व्यू अजय जी, क्रूड का मार्केट भी काफी दबाव में आया है, तो क्या अब बाइंग का वक्त है या थोड़ी और गिरावट दिख सकती है? देखिए, क्रूड में हम देखें ब्रेंट में 98 का लेवल छू गया, तो उसके बाद मार्केट में कंटिन्यू हमने गिरावट देखा। पिछले 2-3 सेशन की अगर बात करें तो लगभग हमने 8-8.5% की गिरावट ऑलरेडी देख चुके हैं। लॉन्ग टर्म फंडामेंटल अभी भी मजबूत है। जिस ढंग से हमने देखा ओपेक से कोई भी चेंजेस नहीं आया है प्रोडक्शन कट को लेकर, या सऊदी ने जिस ढंग से रशिया ने कट किया है एक्सपोर्ट्स को, वो कंटिन्यू रहेगा। तो आई थिंक बड़ी गिरावट के बाद आज शुक्रवार है, कहीं ना कहीं प्राइजेस को एक बेस बनता हुआ दिखाई देगा, तो थोड़ा वेट करना चाहिए। 68.20 के बेस पे मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा बाइंग करना चाहिए विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 6700। रिट्रेसमेंट देखने मिल सकता है जो 6,950 से लेके 7,000 तक का एक रिट्रेसमेंट रहेगा, बट करंट लेवल से शॉर्ट नहीं करना चाहिए। ओके, चलिए, अब सवाल जवाब इंद्रजीत है हमारे साथ, पूछिए इंद्रजीत जी। हाँ सर, मेरा सवाल है केडिया जी से कि मेरे पास अभी फिजिकल में गोल्ड पड़ा है, तो मैं गोल्ड बेच के सिल्वर कवर कर सकता हूँ, तो बाद में सिल्वर उनका लक्ष्य है 90,000, वहाँ फिर मैं सिल्वर बेच के गोल्ड ले सकूँ? गोल्ड बेचकर सिल्वर शॉर्ट करना चाहते हैं आप? सिल्वर खरीदना चाहता हूँ। खरीदना चाहते हैं। केडिया जी, ठीक है क्या ये प्लान?
बिल्कुल ठीक है। जिस ढंग से हम रेशियो की बात करें तो ये साल रेशियो हमने 90 से स्टार्ट किया था, नीचे में 78 तक गया था। रिसेंटली जो बड़ा करेक्शन आया था इसमें रेशियो वापस 88 के करीब आ चुका है, जिसका मतलब है कि यहाँ से अगर रेशियो में वापस गिरावट आती है तो सोने के मुकाबले चांदी ज्यादा रिटर्न दे सकती है। तो मेरी बिल्कुल सलाह रहेगी कि गोल्ड से निकल के इनको सिल्वर में शिफ्ट कर लेना चाहिए। समय लग सकता है, बट जिस ढंग से मैंने पहले भी कहा था कि 90,000 का टारगेट तो हमने रिसेंटली 2023 में 78 तक का तो हाई देखा है। थोड़ा पुल बैक जरूर है ये, बट कुल मिला के मुझे लगता है कि चांदी सोने के मुकाबले ज्यादा आउट परफॉर्म करते हैं। खाली देखने के लिए आप गोल्ड सिल्वर रेशियो को कंटिन्यू वॉच कीजिए ताकि आपको क्लैरिटी ज्यादा मिलती रहेगी। बट जरूर गोल्ड से मुकाबले चांदी मुझे करंट लेवल से ज्यादा अट्रैक्टिव बेट दिखती है। ओके, ठीक है, तो इस पर आप नज़र रखिए कि क्या करना है आपको, क्या प्लानिंग आपको बनानी है इसमें। आगे बढ़ते हैं और अब बात अच्छा, ब्रिजलाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए ब्रिजलाल जी। सर जी, कॉटन का भाव आगे क्या रहने वाला है? कॉटन का भाव आगे क्या रहने वाला है, बताइए मनोज जी, क्या रहेगा भाव कॉटन का आगे? कॉटन की कीमतें एक बहुत ही सीमित दायरे में ट्रेड कर रहे हैं मृत्युंजय जी। जो एमसीएक्स कॉटन का वायदा है नवंबर का भी 60,000 के आसपास चल रहा है, और हम देख रहे हैं कि आइस कॉटन जो फ्यूचर है वहां भी एक दायरे का ट्रेड देखने को मिल रहा है। तो हमारा मानना है कि अभी अगले 15 दिन से एक महीना जो है ये सीमित दायरा बना रह सकता है। हमारा मानना है कि 59,000 लोअर रेंज रहेगी एमसीएक्स नवंबर कॉटन वायदा की, और 61,500, तो एक 2 से 2,500 रुपए का दायरा अगले 15 दिन से एक महीने बना रह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर कैलाश मोदी हैं सदुलपुर से। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर, क्रूड में लॉन्ग पोजीशन सही रहेगी या शॉर्ट रहेगी? अजय जी बताइए, इस भाव पर लॉन्ग सही या शॉर्ट? शॉर्ट तो बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि करंट लेवल से करना चाहिए, बट जैसे 8% की गिरावट है तो थोड़ा सा डर जरूर लगता है। तो ऐसे टाइम पे आप ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं जहां पे 6800 का कॉल लिया जा सकता है। और मुझे लगता है कि अगर फ्यूचर के हिसाब से बात करें तो 6820 इज गुड टू बाय। एक बाउंस मिल सकता है 7000 तक का लेवल। तो करंट लेवल से शॉर्ट तो बिल्कुल नहीं, लॉन्ग जरूर करके चलना चाहिए। ओके, ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखें, समझें कि क्या करना है इसमें आपको। आगे बढ़ते हैं, अब बात कुछ और एग्री काउंटर की। मनोज जी, ग्वार पर क्या व्यू लग रहा है सर आपको? ग्वार का मार्केट पिछले 2-3 दिनों में रिकवर हुआ, आज भी अच्छी इंट्राडे में रिकवरी हमने देखी, लेकिन फाइनली आखिर आते आते मार्केट नीचे आ गया, क्यों? ये एक हम कह सकते हैं कि पिछले 2 दिन में जो रिकवरी आई थी तो एक मुनाफा वसूली कह सकते हैं, सप्ताह का आखिर दिन था। लेकिन हमारा मानना है कि नीचे एक अच्छा बेस जो है ग्वार ने बनाया है। जो नवंबर का वायदा है अभी 5650 के आसपास आज क्लोज हुआ है। नेक्स्ट वीक में वापस से एक बार 5580 के आसपास मिले तो इसमें बाइंग की जो है पोजीशन बना के चलना चाहिए 5480 के स्टॉप लॉस से। हमारा मानना है कि 5800 तक के जो स्तर है वो नेक्स्ट वीक में एक बार देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे बॉटम आउट जो है ग्वार कॉम्प्लेक्स होता हुआ नजर आ रहा है, तो निचले स्तरों पर बाइंग की सलाह रहेगी। ठीक है, तो आपको बॉटम आउट होता हुआ दिख रहा है, निचले स्तर पर बाइंग की रहा है। अजय केडिया जी, आपका व्यू ग्वार पर? बिल्कुल मित्र, जिस ढंग से हमने फंडामेंटल जोधपुर कॉन्फ्रेंस में भी देखा था, तो मुझे मैंने जैसे बताया था कि 5400-5500 के नीचे मुझे जाता हुआ दिखाई नहीं देता है। मार्केट बिल्कुल एक जैसे मनोज जी ने भी कहा, एक बॉटम बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जरूर है, बट ओवरऑल मुझे लगता है 5600-5650 गुड टू बाय। इमीडिएट टारगेट तो 5800 का है जो हम लोग अगले 2-3 सेशन में देख पाएंगे, बट करंट लेवल से मुझे लगता है बाय करके ही चलना चाहिए। गम के अंदर भी हमें लगता है कि 12200 तक के लेवल नवंबर वायदा वापस देखने मिल जाए। ठीक है, दीपक है हमारे साथ। पूछिए दीपक जी। हेलो जी पूछें। सर, मेरा सवाल ग्वार पर है। एक इंडिया जी ने ग्वार के लिए 7,200 के भाव के टारगेट दिए थे, उनका क्या हुआ? केडिया जी बताइए, कह रहे हैं क्या हुआ आपके टारगेट का, 7000 के टारगेट का? बिल्कुल, मैंने पिछले साल 2 अक्टूबर को जब 4600 था तब मैंने कहा था कि प्राइजेस फेज मैनर में जाएंगे, जहां पे 6600 का लेवल हमने जनवरी में देखा जो करीबन 2000 रुपए की तेजी थी। वहां से मार्केट ने जैसे रिसेशन जो नए अपडेट्स आए थे उसके बाद रिट्रेस किया है। काफी 2-3 महीने से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं, और जो मैं मानता हूं अभी भी जो क्रॉप साइज का मैं 60 लाख के आसपास बताया जा रहा है, यील्ड में ड्रॉप है। डिमांड एज ऑफ नाउ पिकअप नहीं कर पा रही, बट मुझे लगता है कि मोमेंटम अभी भी जारी रहेगा। जो इमीडिएट टारगेट 6600 का है और जो 7200 ये बात कर रहे हैं वो जनवरी तक मुझे लगता है आराम से देखने मिल जाएगा। थोड़ा पेसिमिज्म जरूर है रिसेशन को लेकर जो अभी हम अटकलें देख रहे हैं, बट कुल मिला के गवार पूरे एग्री पैक में आज की डेट में सबसे सस्ती कमोडिटी है, बिल्कुल लेके रखना चाहिए। ठीक है, तो कह रहे हैं कि आएगा 7000 का टारगेट भी आएगा, आप धैर्य बनाए रखें। अगला सवाल सुभाष का है। पूछिए सुभाष जी। ग्वार पे ही केडिया जी से सवाल था साहब। क्या पूछिए?
पूछिए साहब, सवाल क्या था? ग्वार पे ही है, कितनी तेजी है इसमें? कितनी तेजी है बताइए केडिया जी, आपको ग्वार पर घेरा जा रहा है, बताइए कितनी तेजी है इसमें? मुझे लगता है गहरा नहीं जा रहा, जिस ढंग से पिछले साल मैंने बताया भी था 45-4600 से जब मार्केट एकाएक जंप भी मारा था, जनवरी में हमने 6600 देखा। तो जी मुझे लगता है कि जनवरी से लेकर जून तक का जो पीरियड था वो रिसेशन में वापस घुलता हुआ दिखाई दिया। एक्सपोर्ट्स में थोड़ी सी कमी देखी हमने, इसके लिए मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में चले गया था, जो हमने 6500 से लेकर लगभग 5500 5400 के एक रेंज में देखा था। अब धीरे धीरे मार्केट इस रेंज से निकल रहा है। आप पिछले साल के मुकाबले क्रॉप देखेंगे तो वो कम है, यील्ड में ड्रॉप है। धीरे धीरे अभी अगर हम रिसेशन से बाहर निकलते हैं तो डिमांड में चोरी कॉर्मा की भी डिमांड धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। तो आई थिंक बॉटम आउट, जैसे मनोज जी ने भी कहा है कि ये जो लेवल है 5300-5400 की, ये बॉटम आउट हो चुके हैं। 20 अक्टूबर के बाद मुझे लगता है कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 5400 से जंप आ रहा है, जो 20 अक्टूबर के बाद मुझे लगता है कि एक अच्छा जंप मिलना चाहिए, जो फेज मैनर में 6150, 6600, 7200 ये लेवल्स में जाएंगे। बट कुल मिला के ये लेवल से शॉर्ट करने वाली कमोडिटी नहीं है। सबसे सस्ती कमोडिटी आज हम बोल सकते हैं कि एग्री कमोडिटी के अंदर गवार है, तो लेके चलना चाहिए। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका, मनोज जी आपका जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए आपकी खबर, आपका फायदा। नमस्कार।